हाय हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सभी ऑब्वियसली घर पर ही होंगे और आज से हम 9th क्लास आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से कराएंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि आप अपनी रफ या फेयर कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा और जो भी क्वेश्चंस हो आप उसे हाथों हाथ कीजिए और यदि कहीं कोई डिफिकल्टी आए तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर सूचित कीजिए ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो रेड बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पर आता रहे और नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा तो आपको क्लासें प्रॉपर रूप में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं क्लास 9th में हम बात करेंगे मैथ की और इसका अध्याय 1 है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है, तो एक चीज मैं और यहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा कि यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आर टेट इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति, तो देखिए इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले परिभाषा है आपकी, पहला पॉइंट है यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि 6th, 7th, 8th क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं और इसी से आगे अब हमारा 9th क्लास में सिलेबस हमको मिलता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी है। कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है? यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो हम एक एक कमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए बताता हूं आपको प्राकृत संख्याएं। देखिए प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होंगी, उसकी परिभाषा अगर हम गणितीय रूप में दें तो इस तरीके से होगी कि दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की या अंकों की आवश्यकता होती है उन सबको क्या गणन या प्राकृत संख्या कहते हैं। यहां पर देखिए डेफिनेशन दी गई है, दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन या प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि कहीं यूपी टेट या सी टेट वालों के लिए मैं बता देता हूं, अगर कहीं गणन शब्द भी आ जाए तो वो भी क्या मानी जाएगी, आपकी प्राकृत संख्या ही मानी जाएगी। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज डेट घर में हमारे गार्जियंस हैं, हमसे कई बार कह देते हैं कि जाइए आज आप 5,000 रुपए बैंक में जमा कराइए। तो जो 5,000 है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत बोलेंगे जो है, ठीक है ना। और जो रुपए है वो आपकी इकाई है, यूनिट है। या कुछ ऐसे कहें कि घर में हमारे मम्मी या पापा कि आप 5 किलो चीनी ले आइए बेटा, तो जो 5 है उसमें वो 5 क्या है, आपका प्राकृत संख्या है गणितीय रूप में, और जो किलो है वो आपकी क्या है, यूनिट या इकाई है वो वैज्ञानिक रूप में। तो इस तरीके से हमारी ये प्राकृत संख्याएं होती हैं और ये कहां से, इनका उदाहरण भी है आपके सामने। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और असीमित, अपरिमित, इन्फिनिटिव, इन संख्याओं होती हैं और इन संख्याओं को दोस्तों n से प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं आपको फिर यहां पर दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक छोटा सा जो है TLM है। आप ध्यान दीजिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ध्यान दीजिए यहाँ ये हमारी क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी ये, प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और आप देख लीजिए, इन संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। n से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्याओं में n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो इसके शुरू का ये हम वर्ड ही ले लेते हैं n और ये n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। 9th और 10th क्लास में जब आप समुच्चय सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर इनका बहुतायत रूप में प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों आगे अगली दूसरी डेफिनेशन है हमारी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या होल नंबर्स।
मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बताएगा आप में से कि पूर्ण होल नंबर्स किन्हें कहते हैं? कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उसको देख लें और ये भी पता कर ले कि आपको पूर्ण ज्ञान कितना है। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर बहुत छोटी सी डेफिनेशन है दोस्तों। यहाँ बस केवल कितना के ध्यान दीजिए, गणितीय रूप में जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को या मतलब जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दोस्तों ये पूर्ण है, पूर्णांक मत समझ लेना, पूर्णांक अलग होता है। अब आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे हमने बात की पूर्ण संख्याएं की, तो यहां मैं आपको एक उदाहरण फिर देना चाहूंगा कि यदि हम यहाँ किसी जीरो को भी सम्मिलित कर लें। दोस्तों देखिए, अगर ये आपका ये प्राकृत संख्याएं हैं, अगर इसमें एक जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये अब हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर इस जीरो को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए आप। यहाँ पर भी कुछ हमने ऐसा ही लिखा हुआ है, शून्य। देखिए यहाँ पर जैसे शून्य, शून्य और प्लस प्राकृत संख्या, तो मिलकर क्या बन गया? आपकी पूर्ण संख्या बन गई है। क्या बन गई है? पूर्ण संख्या। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिटिव तक ये हमारी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। और दोस्तों जिस तरीके से हमने इसको प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया था, उसी तरीके से जस्ट लाइक पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के अक्षर किससे? W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? W से। W कहां से लिया है हमने? W यहां से लिया है होल नंबर से। तो दोस्तों दो डेफिनेशंस आपकी ये हो गई हैं क्लियर। आगे अगली डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो 2 पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट हमारा था प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। जैसे 2 पॉइंट हमने कर लिए, तो तीसरी परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर्स किसे कहते हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूं इंटीजर्स किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा पीछे पूर्ण संख्याएं, तो यदि पूर्ण संख्याओं, जब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं और इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर Z से प्रदर्शित या दिखाते हैं। ये हमारी किसकी? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स की परिभाषा है। जैसे उदाहरण में देखिए आप 0, आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? आपका पूर्ण संख्याएं हैं। यदि हम बात करें यहां पर इनको, यदि हम देखेंगे 0 1 2 3 4, ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और यदि इनमें प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक लगाकर, हम ऋणात्मक चिन्ह है ये लगाकर इन्हें सम्मिलित कर दिया जाए इसमें, तो ये हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ये हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब पूर्णांक संख्या को हमने बताया कि Z से ही क्यों दिखाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो I है, ठीक है ना, यहाँ n है। जैसे हमने पहले बताया था आपने कि जो नेचुरल नंबर थे n से दिखाते थे, होल नंबर्स थे, पूर्ण संख्या थी तो उसको W से दिखाया था। लेकिन यहाँ पर I से क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि I से इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि I हमारा दूसरी जगह ये काम करता है, दूसरे एब्रिविएशन में हमारा प्रयोग होता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है? Z से। और जेड का मतलब होता है, ये एक जेड क्या है? आपका जर्मन भाषा का शब्द है। जेड जो लिया गया है ये जर्मन भाषा के ज़हलीन का अर्थ होता है बेटा गिनना, ठीक है। तो इसी के शुरू वाले इस अक्षर से हमने क्या ले लिया? यहाँ पर जेड ले लिया और जेड को ही हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। ये जेड की हमारा हिस्ट्री थी, ठीक है ना। जेड कहां से लिया गया? चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों और मेरे यूपी टेट और सी टेट के प्यारे दोस्तों। आगे अगला आपका पॉइंट यहीं से निकल कर आता है
और ये पूछा भी गया है कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कैसी? +1 +2 +3 +4 इस तरीके से इंफिनिटी तक। और एक दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 -2 -3 -4 और इंफिनिटी तक। यदि आप इस वाले टेबल में भी देख रहे होंगे तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 0 ये इधर की पॉजिटिव है और ये आपकी ऋणात्मक है। आइए दोस्तों इसको हम टीएलएम के माध्यम से एक बार और समझते हैं कि क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमारा छोटा सा एक टीएलएम बना हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर 0 1 2 ये तो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी और इनके साथ साथ हमारे माइनस जब हम प्राकृतिक संख्याएं जोड़ देते हैं तो ये हमारी सारी सम्मिलित होकर क्या बन जाती है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है, जिनको हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं और जेड से इनको हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए नेक्स्ट अब बात आता है पॉइंट नंबर 4 है आपकी परिभाषा, आपकी 4 है परिमेय संख्याएं। अब हमारे पूर्णांक के बाद आ जाती हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जिनको हम ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए ऐसी पूर्णांक, देखिए ये पूर्णांक संख्याएं ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो हमेशा और हमेशा p बटे क्यों, किसके ध्यान देना है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, p बटे क्यों के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये इसकी शर्त है, इसको आपको ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से अलग कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, और यहाँ पर हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमारी देखो, अगर हम पहले देखें ये अगर हमने नीले ब्लू पेन से लिखा हुआ है 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो अब ये हमारी क्या है, सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि हम इनको बटे के रूप में लिख दें, p बटे q के रूप में लिख दें, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। जैसे सपोर्टेड आपको पता होगा कि 1 है, यदि हमें इसे परिमेय संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 कर देंगे, तो ये किस रूप में होगी आपकी, p बटे q के रूप में होगी। और जब p बटे q के रूप में हो जाती है तो वही हमारी क्या बन जाती है दोस्तों, परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 में यदि हम 1 यहाँ पर बटे में लिख दें तो भी हमारी ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। तो आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको बात। ये परिमेय संख्या होगी p बटे q के रूप में लिखी गई है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, अभी गुणधर्म जब चलेंगे, जब हम संख्याओं की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वहां पर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है इसी पर आधारित। अब देखो परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर z से प्रदर्शित किया था पूर्णांक संख्याओं को, तो परिमेय संख्याओं को हम q से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर q, और q से क्यों करते हैं, क्यों लिया गया है, क्वोटेंट से जो है लिया गया है, और क्वोटेंट्स का मतलब होता है हमारा क्या, अनुपात, रेशो होता है ये भी, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्यों से यहाँ पर लिया गया है। तो क्लियर हुई होंगी ये बातें। और देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल कि आप इनको नोट डाउन जरूर करते चलिए, आप इनको लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 10th क्लास में भी काम आएंगी। जो मेरे 9th के प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो 10th के लिए जो है, और जो मेरे यूपी टेट, सी टेट, एस टेट जो है और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। चलिए दोस्तों के गुणधर्म, तो देखिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों और मेरे डियर फ्रेंड्स जो यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं, और इनमें से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में, आपका सी टेट में भी, यूपी टेट में भी, एस टेट में भी। तो आप इनको राइट डाउन करके चलिएगा। देखिए क्या है पहला, ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
क्या कहा, ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हो वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। देखते हैं कैसे कहलाती हैं। जैसे माइनस के 2, -3, -2, -1, 0, 1 + 2, 1 + 2 और +3, ये क्या है, हमारे क्या पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जरा जस्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इनके बटे में 1 1 1 लगा दें तो अब ध्यान से देखिए क्या ये p बटे q के रूप की नहीं बन गई। और जब हमारी संख्या p बटे q के रूप की बन जाती है तो उसको ही प्यारे बच्चों हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्याएं कह देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है क्या, प्रॉपर्टी, ऐसी संख्याएं जो शांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि देखिए जब हम कोई संख्या है, सपोज डेट यहाँ पर आपके पास जैसे 0.2 है और इसको हम यहाँ जब दशमलव इसकी फिनिश करेंगे और यदि हम इसको अब डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगी, 2 × 2 और 2 × 5 10, बिल्कुल शांत में ये होगी। मतलब दशमलव के बाद कोई अंक आए और वो पूरा विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या होती है, शांत दशमलव। यदि शांत दशमलव टर्मिनेटिंग रूप में हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे प्यारे बच्चों, देखो जैसे 0.2, 0.15, ठीक है ना, 3.125 और माइनस के 0.3, -0.8, तो ये दी गई है। अब ध्यान से देखिए ये भी कैसी संख्याएं हैं, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। एक बार देख लेते हैं क्यों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं की एक शर्त होती है कि p बटे q के रूप में हो। तो देखो क्या ये p बटे q के रूप में नहीं बन जाएगी। अगर हम इसका दशमलव खत्म समाप्त कर दें यहाँ से तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगी ये संख्या। ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर हम ये दशमलव हम फिनिश करेंगे तो कितने अंक हैं, 1 और 1 2, तो 2 0 आ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आगे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 आ जाएगा और 3 अंक हैं तो उनकी जगह 3 0 हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3125। अब ये देख लीजिए अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दशमलव हटाएंगे 1 और 3, 1 अंक है तो उसकी 0 हो जाएगी और बटे में क्या आ जाएगा, 3। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8 बटे 10 होगा माइनस। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या p बटे q के रूप की नहीं है, p बटे q के रूप की है। और जब p बटे q के रूप की हमारी संख्याएं होती हैं तो हम आंख बंद करके उन्हें क्या कह देते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए तीसरा इसका गुणधर्म क्या है, ऐसी संख्याएं जो अशांत दशमलव हो। अशांत दशमलव का मतलब क्या है कि भाई अशांत दशमलव का मतलब ये है कि यदि हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या करना होगा, लगा के दशमलव उतार लीजिए 0, फिर 3 से चलाएंगे तो फिर कैसे आपका 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ये इस तरीके से बढ़ती रहेंगी। तो ये हमारी कैसी है, अशांत है। जो दशमलव के बाद अंकों की क्या होए, रिपीटेशन होए, या तो समान रूप से हो या असमान रूप से हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहते हैं। तो रूप में हो परंतु उनके दशमलव अंक कैसे हो, आवर्ती हो। उनके दशमलव अंक कैसे हो, आवर्ती हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आवर्ती है, 3 3 3 3 आ रहा है, कहीं पर आपका ये आ जाए 2.45 4 5 4 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए 2 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण है, देखो 0.3 3 3 3, अब यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो ये कैसी है, आपके आवर्ती रूप में हो, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2.45 4 5 4 5, यहाँ पर भी क्या है, रिपीटेशन है बार बार। लेकिन अगर मैं कोई संख्या यहाँ पर ऐसे लूं, सपोर्टेड, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ कोई संख्या ऐसी ले लूं कि यहाँ मेरा ऐसे हो 3.2564 3 2 6 5 4, और ये इस तरीके से बढ़ रही है, तो ये हमारी रिपीटिंग नहीं है। ये देखो यहाँ पर 2 5 6 होना था, तो यहाँ 2 5 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 5 3 है। तो इस वजह से ये हमारी क्या, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी।
क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी बात आपको समझ में ना आए तो प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें भी पता चल जाए। और प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे 4 पॉइंट है आपका, किन्हीं दो परमेय संख्या के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्या के बीच क्या अनंत परमेय संख्या होती हैं? क्या होती है दोस्तों? अनंत परमेय संख्याएं होंगी किन्हीं दो के बीच में। जैसे यदि मैं कहने लगूं कि मेरे पास 1/2 है और यहाँ पर मेरे पास है 3/4, तो इनके बीच में क्या कोई संख्या हो सकती है? बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकती है और अनंत हो सकती है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज में हम इसको पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड है और क्वेश्चन भी कराए हैं तो इन पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म थे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, यदि किसी ने नहीं नोट किया है तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा में हम बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट की, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए कैसी होती हैं अपरिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, कैसा हो? अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। यह नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि बाद में वो इस तरीके से, जैसे आपकी ये संख्या है 3 2 3, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाए, कहीं भी इसका अंत ना हो आगे। और अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि 3 आया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरीके से हो तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो डेफिनेशन बनी, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे नोट में, इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे 0.50, 500, 500, ये भी कैसी होगी? आपके अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2.1311311113, ये भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। और कोई भी वर्गमूल में जिसका पूर्ण वर्ग न होता हो या पूर्ण वर्गमूल ना हो रहा हो तो वो भी संख्या कैसी होगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब इससे आगे हम अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म की बात करते हैं। चलिए इनके हैं। देखिए पहला पॉइंट है, यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? जैसे उदाहरण है, जैसे √2 आपकी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इसके सामने माइनस चिन्ह लगाएं तो भी ये क्या होगी? √2 भी अपरिमेय संख्या ही होगी। √3 ले सकते हैं या कोई और संख्या हम ये लेना चाहें, सपोज डेट आपका 0.505345, ये इस तरीके से है आपके पास। और यदि यहाँ पर हम इसके आगे माइनस चिन्ह लगा दें 0.5345, तो ये भी हमारी क्या होगी? माइनस में अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। एक परिमेय संख्या, एक तो क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या, इनका योगफल और अंतर हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे देखो ध्यान से, √5 आपकी √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, आपके ये सब कैसे हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, √4 को छोड़कर। और +2 कैसी है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं भाई। 2 ऐसे लिख लीजिए या बटे में ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे √5 का √5 और +2, तो ये √5 + 2 आ गई हमारे पास।
तो ये कैसी संख्या हो गई है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। और ऊपर इसने यही बात कही है कि जब अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से मिलेगी तो हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। ऐसे देखिए इसका अंतर वाला नियम देख लीजिए, √2 - 1 परिमेय संख्या 1/1 है हमारी, ऐसे कर सकते हैं तो √2 - 1 आ जाएगा और ये हमारी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला दोस्तों आइए तीसरे पॉइंट पे। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर जो आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है ना, या स्टेट एग्जाम कोई सा भी है आपका, और यूपी टेट, सीटेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसी पे बेस इनकी एक्सरसाइज है, तो प्लीज इसे राइट डाउन भी करते जाइएगा। और दोस्तों अगर ये हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ जो सीधे हाथ की तरफ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आइए चौथे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पर, एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य होनी चाहिए, शून्य वाली परिमेय संख्या ना हो, अशून्य परिमेय संख्या 1/2, 1/3 ऐसे, तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अशून्य, शून्य ना हो ऐसी संख्या को यदि हम एक अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो वो हमेशा क्या आएगा, गुणनफल उसका अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे 1/2 हमारी कैसी है, ये p/q के रूप में है, तो p परिमेय संख्या होगी और गुणा में √2 हो गया, तो √2 = 2 और बटे में 2, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए इसका चौथी प्रॉपर्टी है, फोर्थ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि हम किसी अपरिमेय संख्या को उलट दें, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे √5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/√5, और 1/√5 है तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चीजें, और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल जो है बेझिझक होके, हैरान परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, और कमेंट बॉक्स में हमारे वो कीजिए। और पीडीएफ के लिए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वहां से आप एनसीईआरटी की बुक्स को आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए भी लिंक दिया गया है और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दिया गया है, तो वो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट आपकी अगली क्लास जो होगी वो एक्सरसाइज बेस होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वाचिंग माय चैनल दैनिक पढ़ाई। चैनल का नाम है दैनिक पढ़ाई, चाहे तो आप सर्च कर सकते हो सर्च बॉक्स में जाके जो है दैनिक पढ़ाई के नाम से। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है बात करते हुए, और लेक्चर भी दिया आप लोगों को और आपकी तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।